गेमिंग कंपनियां हैं, ऑनलाइन सट्टा मैं बोलता हूं। एक एक बदला मैं कह रहा हूं, किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में ऐसा कोई जगह नहीं बची हुई है जहां पर बच्चे या तो चोरी करना ना सीखें या कर्ज में ना हो। मैं अपने निजी दोस्तों की भी बात बता रहा हूं। ऑनलाइन गेमिंग को आपका जीएसटी में आप कहते हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो जीएसटी हो वो गेमिंग कंपनियों पे बकाया है। तो स्पेशली मैं निकल के मैं वहां पे गया, मैं कैसे करते हो, तो मुस्कर जी मैं सरप्राइज हो गया। चलती बारिश, होती हुई बारिश में एक तरफ से धान अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ प्रेस होकर पैक होकर निकल रहा है। इतना और तो इतना ज्यादा, और उन्होंने क्या, और मैं नई चीजें, आप क्रिएटिव सिस्टम। एक और चीज मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी किसी भी परेशानी को परेशानी समझाई नहीं है, उसी को बेनिफिट में कन्वर्ट कर लिया। वहां पे बैम्बू की खेती होती है, बैम्बू बहुत ज्यादा होता है कि बारिश होती है बैम्बू होता है। मैं गया तो उनके अंडरगारमेंट्स, उनके स्वेटिंग के वो अपने जितने भी हमारे सब कुछ उन्होंने वहां फैब्रिक उनसे बना रहे, बांस से फैब्रिक बना रहे, कपास नहीं है तो बांस से फैब्रिक बना, स्वेटिंग कंट्रोल में वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वो संस्थाएं जो 1970 के आसपास की, जैसे भवानी शंकर इंटर कॉलेज, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, जो महर्षि विद्या मंदिर के आसपास की जमीन है, इन्होंने करा क्या है, उनको भी, संस्थानों को भी नहीं छोड़ा, आंख बंद करी, सारे खाते खसरे किसी गांव के लिए फटाफट उनको जाके नोटिफिकेशन कर दिया और उनका गजट कर दिया जाके। सुधीर जी, जैसा कि मैं आपको तब से सुन रहा हूँ, कई सारी चीजें मेरे मित्र ने आपसे, हमारे सहयोगी हैं पुष्कर जी, इन्होंने भी काफी अच्छे सवाल किए आपसे, जिनका आपने स्पष्ट तौर पे बड़े अच्छे जवाब दिए। और मेरा सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस मंच की आपने शुरुआत की है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे जाए, और वहाँ एक आम किसान जो है, जो पिसता है सबके बीच में, उसे कहीं ना कहीं न्याय मिले और वो आप तक पहुंचे, और आप भी उसे पूरा सपोर्ट करें। और मेरी यही उम्मीद है भगवान से और आपके साथियों से कि आप लोग बहुत अच्छा करें और सबकी हेल्प करें। बिल्कुल। तो मेरे कुछ एक सवाल हैं जिनसे मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा लगे आपको कि भाई ये क्या पूछ रहा है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसान आपकी नजर में एक आम नागरिक ही है? बिल्कुल। कुछ मतलब स्पेशल तो नहीं है, मेहनत करते हैं, फसल को उपजाते हैं और सब तक पहुंचाते हैं। बेसिकली मेरी नजर में वो सबसे पहले सर्वोपरि है वो व्यक्ति। सभी मतलब 80% लोग कुछ और कार्य कर रहे हैं, 20% जो सबसे घर चला रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी भी उसे परेशान नहीं होना चाहिए और उसका किसी भी प्रकार से मतलब दोहन नहीं होना चाहिए। कभी कोई फांसी लगाता है, कभी कोई बेचारा नदी में कूद जाता है, कभी अपनी फैमिली को लेकर सल्फात सारे खा लेते हैं, बेचारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। मतलब क्या लेवल होता होगा वो, जिस लेवल पे वो जाकर के ये कदम उठाते होंगे। तो मुझे लगता है आपने हो सकता है इन्हीं सब चीजों से रूबरू होकर के ये ऐसी चीजें आपको देखने को मिली जो आपने बताया। इतने बड़े संस्थान में आपने पढ़ाई की, जैसा कि जिक्र किया अभी पुष्कर जी ने, उसके बाद आपने ऐसा कदम उठाया, सब छोड़ छाड़ के आपने एक अच्छी एमएनसी कंपनी छोड़ के और आपने किसानों को सहयोग करना सही समझा। तो आपके मतलब आपने जब शुरुआत की थी ये सब, आपके जहन में आया कि मैं ये सब करूं, तो आपके परिवार में सभी लोग किसान रहे होंगे, आपने भी कभी जाके खेतों का मुआयना किया है, आपने खेती की है, कभी अपने हाथों से बीज रोपे हैं आपने? बिल्कुल, मैंने खेती की है जी। मैंने भैंसा बुग्गी चलाया है, खाद डाला है। जून में हमारी छुट्टियां हुआ करती थी जब मैं एमिटी में पढ़ता था और अपना मैं ग्रेजुएशन में भी था और इवन पीजी में भी था। मेरे गांव की जमीन हमारे पास थी। आप किसी से भी इस बात को एश्योर भी कर सकते हैं। इंजन था, इंजन कैसे चलता है, 5 फुटे में पानी कैसे चलता है, भैंसों बुग्गी में उसको कैसे बांधते हैं और भैंसे से बुग्गी कैसे चलती है, सारे काम मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि मेरी इन्वॉल्वमेंट मेरे दादाजी या पापा जी की कंपैरिजन में कम हुआ करती थी, क्योंकि मुझे साथ में पढ़ाई करनी होती थी। लेकिन एक जो आपने ये प्रश्न पूछा, देखिए चीजों को ना जब आदमी देखता है, पढ़ता है, मेरी आदत है कि मैं कभी किताब पढ़ने से पहले प्रीफेस जरूर पढ़ता था कि भाई ये बुक, जब इस किताब को लिख रहा था तो इसकी मानसिक स्थिति क्या थी, वो तो ये बताएगा नहीं मैंने किताब क्यों लिखी है। ऐसी ही आज भी स्थितियां। मैं एक अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैंने एक छोटी लाइब्रेरी भी मेंटेन की हुई है। मेरी एक इको लाइब्रेरी भी है। मैंने अपने खेत पे जाके एक छोटा सा फार्म हाउस बना के वहां पे मैंने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। जरूर आएंगे वहां, आप बिल्कुल, आपका वेलकम है। और मेरा कंसेप्ट ये था कि आखिर ऐसा शिफ्ट हुआ क्यों है। आपने एक बहुत बड़ी बात की, पूरे देश में बेशक आज कॉर्पोरेट जॉब की बात करता हो या कॉर्पोरेट टैक्स को डिस्कस किया जाता हो बजट से पहले कि वो अब
30% था, 25% हो गया। कॉर्पोरेट अपेक्षा करता है कि वो 20% हो जाए। लेकिन कभी उनसे ये प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए कि टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना लोन आपने लिया हुआ और कितना लोग आपने कृषि क्षेत्र को दिया हुआ है। या जो हमारी जीडीपी का जो हमारा 35% हमारा पार्ट हुआ करता था 91-92 में, वो 16% तक क्यों आ गया है। देखिए, कोई भी डोमेन है, कोई भी सरकार है ना, वो एक पर्टिकुलर वो सेगमेंट ओरिएंटेड होती है, और उस सेगमेंट ओरिएंटेड सरकार से यही अपेक्षा करी जाती है। जैसे मोदी जी की मैं बात करूं या उससे पहले कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस ने हमेशा इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते थे। वो 90-91 में पीवी नरसिंह राव जी वहां पे प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी वहां पे वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने पूरे विश्व के लिए हमारे दरवाजे खोले। लेकिन उन्होंने भी चेक बैलेंस लगा के खोले। उन्होंने 49-51 का रखा था कि भाई हमारी ओनरशिप हमारी कंपनी की रहेगी, 49% एफडीआई लेके आना, ले आइए आप। लेकिन वहां पे जो आदमी जिस सेगमेंट में, अब यहां पे आप हमेशा देखिए 24 घंटे या तो आपको पहले वाइब्रेंट गुजरात का नारा चलता था, वाइब्रेंट यूपी का नारा चलता है, वाइब्रेंट आपको राजस्थान मिलने लगेगा, वाइब्रेंट भोपाल मिलने लगेगा। जबकि मैं अगर स्पष्ट रूप से बोलूं, कई ऐसी सिटीज हैं, भोपाल आज भी नंबर 1 पूरा, अगर सफाई के मामले में क्या, गार्बेज मैनेजमेंट के बारे में उनके कोई नजदीक भी नहीं जाता। नॉर्थ और सिटी का क्या हाल है। ऐसा नहीं है कि पहले अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। आप डूंगरपुर चले जाइए, राजस्थान में डूंगरपुर एक जिला है, वहां पे रात को सफाई होती है। मैं गया था, रात को 12 बजे, मैं 10 बजे पूरा शहर बंद हो रहा है, और रात को पूरे वहां सफाई वाले आते हैं। जब तक सारे लोग उठते हैं, जब तक पूरा शहर झाड़ू लग जाता, नगर निगम हो जाता। ये जो सरकार है, ये इनको लगता है कि देश को आगे ले जाने का एक तरीका है कॉर्पोरेट। उसमें ये गलत तरीके या सही तरीकों पे नजर ही नहीं मारते। गेमिंग कंपनियां हैं, ऑनलाइन सट्टा मैं बोलता हूं, एक बंदा, मैं कह रहा हूं, किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में ऐसा कोई जगह नहीं बची हुई है जहां पर बच्चे या तो चोरी करना ना सीखे या कर्ज में ना हो। मैं अपने निजी दोस्तों की बात बता रहा हूं। ऑनलाइन गेमिंग को आपका जीएसटी में आप कहते हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो जीएसटी हो वो गेमिंग कंपनियों पे बकाया है। भाई, आप ऐसी प्रैक्टिस लेके क्यों आ रहे हो जिन पे आपके चेक बैलेंस ना हो। पुष्कर जी, बिल्कुल लीगल जुआ है मेरी नजरों में, ये ऑनलाइन जुआ है बिल्कुल। केसेस आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लड़के, आपस में क्राइम हो रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं, अपने मोबाइल बेच के अपने घर जा रहे हैं। गवर्नमेंट इन्हें प्रोत्साहन कर रही है, गवर्नमेंट रोजाना जीएसटी लगा देते हैं और कैसे पैसे वसूलते हैं। देखिए, जीएसटी, मेरा कहने का मतलब है, यही तो एक सोच में बेसिक नजरिया होना। कभी भी कोई बिजनेस ऐसा ना हो जो मेरे समाज को अंधा, बहरा या लंगड़ा कर दे। वो मैं उसको बिजनेस नहीं मानता। और रही बात कृषि सेगमेंट की, आज भी 65% जो रोजगार है पूरे देश की पॉपुलेशन का, 65% आदमी कृषि क्षेत्र आधारित पर निर्भर करता है। और यहां पर अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी के जो, मुझे उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको लीडर को समझ नहीं है, या वो ऐसे सिनेरियो सेट करते हैं कि अगर पूरा एमएसपी दे देंगे तो सारी जो हमारा इकोनॉमी है वो सारा एमएसपी देने में निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको ना तो स्वामीनाथन को कभी उन्होंने स्टडी कराया, ना A2+50% को स्टडी करा, उनको वो स्टडी नहीं करते। देखिए, एमएसपी हर एक सरकार में मानता हूं कि एमएसपी का ऐसा नहीं है कि एकदम सारी चीजों पे आप दे दोगे, लेकिन आपको जो जरूरत की चीजें हैं, अगर रेट को यदि स्टेबलाइज करना है, 500 रुपए किलो लहसुन बिक रहा था अभी पिछले हफ्ते, अखबार में आई थी, और 100 रुपए किलो हरी मिर्च बिक रही थी। टमाटर पे 200 रुपए चला गया था, टमाटर 200 रुपए चला गया था। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें डिसबैलेंस है, और ये एमएसपी का एक पार्ट है। अगर आप एमएसपी जब लागू कर देंगे, जब तक सामान सस्ता होता, कॉर्पोरेट दूर से बैठ के बड़ी खरीद करता है, और जब सरकार ही एक फिक्स पैसे पे खरीदारी शुरू कर देगी, कहां तो ब्रिटानिया जाएगा, कहां नेस्ले जाएगा, जितना एफएमसीजी का पूरा वर्ल्ड है, वो भी तो हमारे एफएमसीजी सारे हम ही किसानों से तो खरीदते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच ये भी है कि जैसा कि सभी लोग कहते आ रहे हैं और आवाजें उठ रही हैं, आए दिन खबरें चल रही हैं टीवी अखबारों में, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो अडानी अंबानी इन सबको सपोर्ट कर रही है, और इन लोगों को ला करके किसान के साथ खड़ा करके उनका कहीं ना कहीं हो सकता है किसान के पास ये असुविधा है, भंडारण की जो समस्या है वो शुरू से चली आ रही है और अभी भी वो पूर्ण रूप से सही नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अपना भंडारण बहुत बड़ा कर लिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और वो इनसे औने दामों में उठा करके चीजों को स्टॉक करके फिर आगे वो अपने मन मुताबिक सेल करते हैं, जिसका बेनिफिट किसान को नहीं मिलता है। नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जो कि आपकी मांग होगी और है शायद, कि ये जो बाकी चीजों पर जीएसटी लगा रहे हैं, तो इधर 5% से लेकर के कृषि उत्पादक क्षेत्र में जितनी भी चीजें काम में आती हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो या कुछ भी हो, मतलब उन चीजों पर वो 5 से 28% तक के जीएसटी लगे हुए, अब भी लगे, उन्हें वो खत्म कर देना चाहिए। हमारी लड़ाई होनी चाहिए इसके लिए भी, मुझे लगता है। देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चलता हूं। 65% आदमी हमारा कृषि से रोजगार लेता है, लगभग 17%
से 18% आदमी एमएसएमई और एसएसआई में काम करते हैं। एमएसएमई को, पूरे देश के एमएसएमई को इन्होंने ट्रेडर बना के छोड़ दिया है। जब से ई कॉम प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हर एक आदमी एमएसएमई वाला वो अपना प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहता है। वो चीन से जाके ट्रेडिंग करता है, अपना स्टॉक मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करके लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कितनी चीजें खत्म हो गई। कैसे बनेगा मेक इन इंडिया? कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? अभी मैं आपको रिपोर्ट बनाऊं, मेरे मोबाइल के अंदर है। मैं बात केवल डेटा पे बात करूंगा। पिछले 6 महीने में 52 लाख अरब डॉलर का जो है चाइना से इंपोर्ट हुआ है। वो हर साल होता है। सुनिएगा, और केवल 8 लाख हमने उनको भेजा है, निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो राजकोषीय उसके घाटे की बात करें तो 42 अरब डॉलर का राजकोषीय घाटा। और आप एक तरफ कहते हैं कि हम मेक इन इंडिया और एमएसएमई में हमारा काम हो रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस ये पहली बार आया है। और दूसरी बात, हर एक आदमी, आप जियो मार्ट की बात कर लीजिए, आप इधर जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आप इनकी बात कर लीजिए, आप हर एक आदमी क्या कर रहा है कि मिनट भर में चीजें उसको मिल जा रही हैं। और वो क्या कहता है, सुनिए जी, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी ना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और वो जितना उनके पास ऑर्डर बेस्ड है वो उसको फुलफिल भी नहीं कर सकते ई कॉम पोर्टल्स। लेकिन उन्होंने क्या सिनेरियो बनाया, हर एक आदमी को उन्होंने जाके ट्रेडर बना दिया है। आपको ना प्रोडक्ट जीरो स्टॉक मेंटेन करना है, एक ऑनलाइन पोर्टल बनना है, एसक्यू देना है, बस आपको सिस्टम मेंटेन करना है, इसका मास्टर ये किया गया है भैया, ये आइटम कोड आ गया, किसका है, फलाना है, उसी में आपका शिपिंग एड्रेस, वहीं में ना आपको पैकिंग मटेरियल रखना है। तो है क्या ये? कंप्लीट ट्रेडिंग है। छोटी छोटी चीजें क्या करता था किसान का बेटा, या मैं कहूं किसी ऐसे आदमी का बेटा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुलवा दीजिए, इसकी मोबाइल की दुकान खुलवा दीजिए, इसकी कपड़े की दुकान खुलवा दीजिए। और ये छोटे छोटे शहर थे ना, अपना एक इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम बिगड़ा है उससे। अब इतनी परेशानी है, आपको मोबाइल लेना हो तो वहां से ले लो, कपड़े लेने वहां से ले लो, कोई ऐसी चीज है जिसका नाम हो सब्जियां, आप जाके सब्जियां ले लो। शहरों में तो A to Z सारी चीजें वहीं से मिल रही है, हर चीज पहले। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रैक्टिस है, ऐसा ही आपने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर एक तीसरे, मैं कह रहा हूं एक दिन में कम से कम 50 FIR तो यहाँ पे लॉन्च होती है नोएडा के अंदर। उन डिजिटल फ्रॉड्स के लिए आपका क्या सिस्टम है? और सबसे बड़ी बात है, डिजिटल फ्रॉड में भी आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी, उसमें भी इन्होंने ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह लगा दिए हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में आप अपने मोबाइल को खोल के देख लीजिए, चार्ज लग जाता है 50,000 से। आप मतलब आप सिस्टम को लाना कहाँ चाहते हैं? प्लेटफॉर्म फीस के नाम से आपका लग जाएगा। अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करती थी किसान के लिए, जो खाद बीज वगैरह वहां पे दिया करते थे, उन्हीं लोगों से उनका इकोसिस्टम चलता था। उनकी फसल पैदा हुई, वो कहते जी हमारी फसल आने वाली है, भाई साहब हमें कुछ पैसे दे दीजिए, तो पहले एडवांस भी लेके आ जाते थे। आड़ती से एडवांस उठाया, फसल पैदा करी, फसल पैदा करके में से उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो प्रिंसिपल दे दिया, जो उसका प्रॉफिट था वो अपना प्रॉफिट लेके आगे चला गया। लेकिन आजकल किसी को विश्वास ही नहीं है। किससे आप देखिए, भारत जो है वो अब लगभग 140 करोड़ से ऊपर की आबादी, विश्व की नंबर 1 आबादी लेके बैठे हैं। इसका नंबर ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि 150 करोड़ भी हम क्रॉस कर गए। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो मैं दे नहीं सकता उसको, लेकिन हम नंबर 1 है। मैं अभी वियतनाम गया था पिछले साल। मैं वहां सरप्राइज हुआ, जिस देश में 9 महीने बारिश होती हो, तो मुझे बस एक ही चीज, वो चावल, सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश है। वहां पे वियतनाम में था एग्री बैंक ऑफ वियतनाम, उन्होंने बैंकिंग ही एग्रीकल्चर के लिए अलग से की हुई है। डेडिकेटेड बैंक्स उन्होंने कहा कि इसमें एग्रीकल्चर बैंकिंग होगी, किसान आएंगे, किसानों के लिए लोन होंगे, इक्विपमेंट्स के लिए लोन होंगे। और जब एक क्वेश्चन है कि भाई आप ये धान तो पैदा करते हैं, लेकिन उसको हार्वेस्टिंग कैसे करते होंगे जब बारिश होती रहती है? तो स्पेशली मैं एक दिन निकल के मैं वहां पे गया, मैं कैसे करते हो? तो उसका जी मैं सरप्राइज हो गया। चलती बारिश, होती हुई बारिश में एक तरफ से धान अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ प्रोसेस होकर पैक होकर निकल रहा है। इतना ज्यादा। और उन्होंने क्या, और मैं नई चीजें, आप क्रिएटिव सिस्टम। एक और चीज मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी किसी भी परेशानी को परेशानी समझाई नहीं है, उसी को बेनिफिट में कन्वर्ट कर लिया। वहां पे बैम्बू की खेती होती है, बैम्बू बहुत ज्यादा होता है, कि बारिश होती है बैम्बू होता है। मैं गया तो उनके अंडरगारमेंट्स, उनके स्वेटिंग के, वो अपने जितने भी हमारे सब कुछ उन्होंने वहां फैब्रिक उनसे बना रहे, बांस से फैब्रिक बना रहे, कपास नहीं है तो बांस से फैब्रिक बना। स्वेटिंग कंट्रोल में वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आप उनको कभी वियतनाम के प्रोडक्ट आप उठा के देखिए, जो चीजें वहां से लेके आए थे, तो ऐसा लगता है कि यार वियतनाम जाएंगे दोबारा लेके आएंगे सही, अगर सही कंस्ट्रक्टिव में। हाँ। और वो भी उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाया किया हुआ है।
जो वॉर मेमोरियल, वियतनाम का वॉर मेमोरियल बना हुआ है, जिसमें वहां पे क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा संग्रहालय में वॉर मेमोरियल गया, वहां पे उन्होंने जो हैंडीकैप्ड लोग थे उनको ऐसा नहीं कि उनको भीख मांगने के लिए खड़ा किया हुआ है, उन्होंने वॉर मेमोरियल के नाम पे वर्ल्ड की फाइनेस्ट 7 लेडीज पेंटिंग वहां पे चलती हैं। 7 लेडीज एक उसमें होते हैं, तो उन्होंने शीप के अपर खोल से, मतलब मैं तो सरप्राइज था कि इतनी माइन्यूट तरीके से वो लोग काम करते हैं। ऐसी बेस्ट पेंटिंग बहुत अच्छे उनकी प्रैक्टिस है। फैब्रिक उन्होंने बैम्बू फैब्रिक्स, और बैम्बू फैब्रिक है वो स्वेट कंट्रोल करता है। असलियत में उन्हीं ने मतलब आपदा को अवसर में बदल लिया है। आपदा को अवसर में, और हमारे यहाँ पे बस कहने की बात है, आप कितना करते हैं। जैसे जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर है, और संसाधनों की कमी है यहाँ पर। इतना पैसा जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जगह जगह उन्होंने कृषि के लिए जो है बहुत बड़े बड़े घर जैसे बनाए। मैं देखता हूँ गुजरते हुए जब निकलता हूँ, वहां पर ये सुविधा है, किसान आए ये योजना के बारे में बताते हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इतना सारा पैसा, तो क्या पैसा धरातल पे आता है, वो मिलता है किसानों को? देखिए धरातल पे क्या, आपने मुझे एक सिस्टम समझ में नहीं आता। जब हमारा पटवारी है, हमारे तहसीलदार है, हमारे एसडीएम है, हमारे डीएम है, तो अगर आप क्रॉप्स की बात करें, आपने फसल बीमा की बात करते हैं हमारे यहाँ पे, फसल बीमा में आप प्राइवेट सेक्टर को लेके आ गए। प्राइवेट सेक्टर ये बोलता है कि जब तक आपकी फसल का 70% खराब नहीं होगा तब हम आपको बीमा नहीं दे सकते। नहीं देंगे उसका। क्या प्राइवेट सेक्टर को आप पैसे नहीं देते हैं बीमा के लिए? आप अपनी जो हमारी जो मैन पावर है, या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? या तो आपको इफेक्टिव, आपको लीडरशिप नहीं आती, या आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो कि अपनी टीम से आप काम नहीं करा सकते। हर चीज को आउटसोर्स देख लेना। आउटसोर्स तो सबसे सस्ता तरीका है, और उसमें क्वालिटी ऑफ, अगर उसकी बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यानी आपकी सोच जब ऐसी हो जाएगी कि मैं 1 लाख का एक इंजीनियर क्यों हायर करूंगा, 20-20 हजार के 5 हायर नहीं कर सकते, तो 2 चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। एक तो इनोवेशन खत्म हो जाता है। भाई आप एक ही, कोई भी आदमी, मैं कहता हूं आदमी स्मार्ट होता है, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी आदमी को कभी भी एजुकेशन के मायने से नहीं नापता, लेकिन राइट पर्सन, राइट जॉब होना बहुत जरूरी है। जो आदमी जो काम कर सकता है उसको वही काम करवाना चाहिए उस आदमी से। इनोवेशन खत्म हो जाएगा, और अगर आपका इनोवेशन खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएंगी। दक्षता जिसकी इसमें है, वो उसमें काम होना चाहिए, लेकिन आपको अपने मैन पावर क्या चाहिए। सरकारी आदमी काम ही नहीं करते हैं। भाई काम क्यों नहीं करते हैं? आप उनकी जो उनकी पॉलिसीज हैं, या उनके जो जिनके बायलॉज के अकॉर्डिंग आप उनकी हायरिंग करते हैं, आप उसमें चेंज करिए। नहीं करता है तो वो बात मुझे समझ में आती है। आप कहते हैं हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये कौन सा कह रहे हैं हम? भाई रोग है, रोग का उपचार नहीं करेंगे, इस रोगी को ही खत्म कर दो। थोड़ा सा इसमें आपको भी मतलब अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं पटवारी की या किसी भी इस प्रकार के लेखपाल टाइप के जो लोग होते हैं, हम लोग अपना कोई भी काम कराने जाते हैं, खेत का कोई पेपर निकलवाना हो या कुछ भी करना हो, उसे बेचना हो कुछ भी, तो हम जाके उसे पैसे दे देते हैं। ये मैं देखता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने स्टिंग इस टाइप के 1-2 करने की कोशिश भी की है, लेकिन मेरे को लगा कि चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, ये तो अब आदत पड़ चुकी है लोगों की, दूसरा ही फंसेगा वही फंसेगा। तो कहीं ना कहीं हम भी, मतलब हमारा किसान भाई भी थोड़ी सी ये एक चूक कर जाता है कि जाके उन्हें पैसे पकड़ाए और उनको आदत डाल देता है कि भाई ये काम तो ऐसे ही होना है, जबकि उनका हक है। कोई भी पेपर उन्हें ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए, इसके लिए वो लड़ाई भी लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि महकमा इतना मतलब गंदा हो चुका है, माहौल इतना गंदा हो चुका है कि कोई इसको मतलब मानता नहीं है, बिना पैसे दिए कोई काम होना नहीं है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एसडीएम की जो तहसील का सुपरविजन करता है, उस डीएम की जो जिले का सुपरविजन करता है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है, यहाँ काम के लिए पैसे देके काम कर देना ईमानदारी की श्रेणी में आ चुका है। यही मतलब वो बोलता है आदमी, सुनो ये आदमी ईमानदार है, मैंने इसको पैसे दिए, इसने मेरा काम कर दिया। आप सोचो लोगों का माइंडसेट कहाँ चला गया है। मस्तिष्कीकरण हो चुका है उनका। हाँ, उनको पता कोई काम ही नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं, मैंने कई लोगों के मुंह सुना है ये बहुत ईमानदार है। एक बार आप इसको किसी काम के पैसे दे जाओ, भाई साहब आपका काम 100% होगा। ये तो हमारी सोच बन गई। सोच कैसे बन गई? बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार आदमी है भाई, जितना देके गया उतना मेरा काम कर दिया। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं यहाँ पे एसडीएम और डीएम फाइनेस्ट माइंड है, पूरे फाइनेस्ट माइंड है। मैं पॉलिटिकल लोगों से भी यहाँ पर एक गुजारिश करूंगा, आपकी अगर कैपेबिलिटी है तो आप इन लोगों को थोड़ा अनटच छोड़िए। जब से 80-90 के दशक के बाद पॉलिटिकल और जो ये लॉबी है हमारी, आईएएस लॉबी है, जब से इनका मेलजोल बढ़ा है, जब से देश में लाइक एनीथिंग कुछ भी हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि उनको पहले पता नहीं था कि कौन से दरवाजे से क्या करना है। ये लोग सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, फाइनेस्ट माइंड होते हैं, इनको पता है कि कहाँ साइन कराने और कहाँ साइन नहीं कराने। और ये नेक्सस जब से बना है, ये कॉकटेल्स ऐसी बनी है
कि इस कॉकटेल का अगर कोई जल्दी तोड़ नहीं निकला तो केवल घातक नहीं, केवल दो चीजों के लिए सरकार रह जाएगी, बजट बनाने के लिए और बजट खाने के लिए। बजट को खाने का ही काम ये सारे लोग करेंगे। अभी परसों का देख लीजिए क्या मनिंदर सिंह सरदार जी का क्या हुआ, सीओ नोएडा। बिल्कुल। और ये तो एक मछली है जी, अगर कितने लोग जाने कितने, बहुत लंबी तालाब और बहुत सारी मछली, मगरमच्छ भी बैठे होंगे उसके अंदर। सुधीर जी, एक मेरा सवाल है, मतलब सवाल क्या है, मैं बाकी लोगों का दर्द बयां करना चाहूंगा। जब धरना प्रदर्शन होता है आप लोग की तरफ से, तो मैं देखता हूँ रोडों पे जाम लग जाता है, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, या जो भी सरकारी कर्मचारी तक जिनसे आप अनुरोध कर रहे हैं वो ऑफिस में नहीं घुस पाते हैं, आप जाके अथॉरिटीज में ताले मार देते हैं, तोड़ देते हैं दरवाजे, या फिर जाके अंदर घुस के बैठ जाते हैं जी। तो क्या उनका काम सफर नहीं करता है, बाकी लोगों का जो आम जनता है उनका काम सफर नहीं करता, या लोग परेशान नहीं होते हैं? देखिए बिल्कुल परेशान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा क्लियर सा है जी। देखो, प्राइमरीली हो सकता है उनके लिए वो संस्थान किसी और मर्ज की दवाई हो, हमारे लिए तो हमारे करार की दवाई वहां पे है। एक चीज को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, अगर आपको कहीं पे एजिटेट करना है, कहीं पे आपको मूवमेंट करनी है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को बता के करो, वो उनका काम है कि वो ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट करते हैं, कैसे रूट करते हैं। रही बात, देखिए जब व्यवस्थाएं हमारे लिए ना हो, जब व्यवस्थाएं हमारे लिए नहीं है और लोग हमारे लिए व्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे व्यवस्थित रह जाएंगे? हमें तो अव्यवस्थित होना पड़ेगा। अगर वो हमारी बात सीधी सीधी सुन लें, सरकार सुन लें, वो इंस्टीट्यूशन सुन लें, वो बैठे हुए अधिकारी सुन लें, वो हमारे ही पार्ट से। देखिए रॉकेट साइंस कोई किसी गौतम बुद्ध नगर में किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, या अभी जो नए न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा आ रहा है, इनके पास कोई स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। ना ये मिसाइल बनाते हैं, ना उपग्रह बनाते हैं, ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ना हार्डवेयर बेचते हैं, ना ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक प्रोडक्ट, मास्टर प्लान जो बना, एक प्रोडक्ट, मास्टर प्लान जो बना, वो किसानों की जमीन, तो उसी को बेचते हैं और उसमें भी बेईमानी करते हैं। रिहेबिलिटेशन, मैं बस एक छोटी सी बात बताऊं, एक्विजिशन को लोग बड़ा एक स्मॉल प्रोसेस के रूप में देते हैं। अधिग्रहण एक स्मॉल प्रोसेस नहीं है। अधिग्रहण में 4 चीजें आती हैं। एक आपका आता है पैसा, दर जो आपने तय कर दी, आज की इतना पैसा मिलेगा, इतने मीटर के वेव्स में इतना पैसा मिलेगा। सेकंड आता है रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। R&R का काम होता है कि पहले 10% था, अब 20% आ गया, कि 20% जो जमीन आप लेंगे उसका 20% का पीस आपको किसान को वापस करना है, 80% आप अपने प्रयोग में लीजिए। वो हमारा 10% की कंडीशन नोएडा अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, यमुना अथॉरिटी से है। हमारे यहाँ 5% देते हैं, वहां 6 और 7। लेकिन वो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट नहीं पूरा होता तो वहां पे एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ। केवल पैसे देना एक्विजिशन नहीं है, सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट में हमें रोजगार भी चाहिए, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं ढुलमुल हुई हैं वो भी हमें चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन ही करेगा जो हमारी जमीन ले रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा है, सिविक बॉडीज। अगर आप किसी क्षेत्र में आके कोई इंस्टीट्यूशन, नोएडा अथॉरिटी ये बोलता है कि आपकी सिविक बॉडी को इसलिए खत्म किया जाता है क्योंकि आप अर्बन एरिया है, नोएडा अथॉरिटी आपकी बिजली का, आपके पानी का, आपके सीवर का, आपके रोड का, नाली का, खड़ंजे का, हर चीज का आपका ध्यान रखेगी, तो हमारी सिविक बॉडीज अगर आप खत्म करवा रहे तो आपको इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उनके लिए लोग एजिटेट ना करें। और तो एक्विजिशन को केवल एक बात करें कि इनको भाई इनकी जमीन ली थी हमने, पैसा दे दिया, पैसा तो दे दिया, प्लॉट कौन देगा जो उस कागज के ऊपर आपने लिखा हुआ है? हमें एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? हमें कोई सरकारी अस्पताल में जाके कोई सुविधा कौन देगा? या लोकल एम्प्लॉयमेंट, ये तो हर जगह होता है। मैं उत्तरांचल शेड्यूल में जॉब करके आया हूँ, मेरी कंपनी थी रुद्रपुर में, तो वहां पे 60% लोग, हम जाके कभी कभी मैं भी जाता था, मेरे HR के नेगी जी वहां पे थे मैनेजर, कह सुधीर जी आज चल रहे हैं आप बच्चों को ITI से हमें टेक्निकल बच्चे लेके आने हैं। मैं HMT के पास में द्वारा हाट तक, कहां तक हम लोग गए, क्योंकि ये होना चाहिए। लोकल बच्चे, देखो ब्रेन ड्रेन रुकेगा, दूसरा ये पॉपुलेशन डेंसिटी रुकेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग अपने माँ बाप के पास रहेंगे तो कम से कम अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहेंगे। अब वो वहां पे बेचारा एक रोजगार करने, जिसका एक बच्चा होता है, यहाँ आ गया, माँ बाप वहां अकेले बैठे हुए हैं, बूढ़े हो गए, ना कोई हेल्थ केयर है ना कुछ है। तो मेरा तो मानना यह है कि इसको एक्विजिशन के प्रोसेस को सबको समझना चाहिए और इसमें एक वाइडर डिबेट होनी चाहिए। केवल एक्विजिशन से, करार से एक्विजिशन करा लेना, इतने पैसे ले लो, और बीच में जो ब्लैक मनी, जो मैंने आपने पहले बताया था मैंने कि ब्लैक मनी वाला जो पार्ट है, हमारी चीज यमुना अथॉरिटी में 26,000 के रेट से आप यमुना अथॉरिटी प्लॉट निकाल रही है। 350 प्लॉटों के लिए 2,08,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं। अगर उस प्लॉट को आप डायरेक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए
कि इसकी टोटल कीमत है 100, यानी 1 लाख रुपए मीटर का प्लॉट है, 26,000 में बेच रहे हैं, मार्केट में 1 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आप किसान को 50,000 का रेट दो, 75,000 में बेचो। जब आपको इतने लोग मिल रहे हैं, आप क्यों ब्लैक जनरेट करवा रहे हो मार्केट के अंदर? 75 लाख रुपए ब्लैक है। एक आप कहेंगे ब्लैक को आप प्रमोट नहीं कर रहे, दूसरी तरफ ही आप सीधा सीधा ब्लैक लेके आ रहे हैं मार्केट में। पर मैंने ऐसा भी देखा है कि किसान अपनी जमीन पर मुआवजा ले लेता है, फिर उसी जमीन को आगे फिर से बेच रहा होता है। नहीं, ये गलत, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है। मैं नहीं पढ़ता हूं, ऐसा कई बार देखता उसमें हूं। ऐसा होता है, किसान का एक्विजिशन, जिस जमीन का उसने पैसा उठा लिया है, वो अथॉरिटी के कब्जे में चली जाती है। मैंने आपको पहले बीच में बोला था, जब हमारा एक्विजिशन हुआ है तो एक्विजिशन में हमारे खेत खलियानों का एक्विजिशन था, हमारे घर का एक्विजिशन नहीं था। लेकिन जितने भी खाते खसरे जो जिसमें हमारी फसल हो रही थी उनको एक्विजिशन कर लिया, जिसमें हमारा घर बना था उसको भी एक्विजिशन कर लिया। उसका हमने पैसा नहीं लिया है, उसका पैसा ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। ट्रेजरी जो हमारा डीएम ट्रेजरी होती है, एडीएमएलए, उसमें उन्होंने उठा के कि भाई हमने फोर्स एक्विजिशन कर लिया। भाई हम उस जमीन का पैसा कैसे ले लें जिसपे हमारा घर बने हुए हैं, बैठा नहीं हुआ है, उसको बेच नहीं रहा है। लोग आके तोड़ देते हैं वहां बने बनाए घर, जो मतलब नोटिफाइड एरिया के नाम पे, क्योंकि वो एक्विजिशन तो हो चुका है ना, या तो उसका बैकलीज करें, दोबारा से किसान के वापस में लेके आए ग्रेटर नोएडा में, और हमारे यहाँ पे आबादी विनियमितीकरण करें। और आबादी मिनिमली बनी हुई है क्योंकि गलत एक्विजिशन हुआ है। कई बार सीएम साहब के हम टेबल पे बैठे हुए थे, वो संस्थाएं जो 1970 के आसपास की, जैसे भवानी शंकर इंटर कॉलेज, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, जो महर्षि विद्या मंदिर के आसपास की जमीन है, इन्होंने करा क्या है, उनको भी, संस्थानों को भी नहीं छोड़ा, आंख बंद करी, सारे खाते खसरे किसी गांव के लिए फटाफट उनको जाके नोटिफिकेशन कर दिया और उनका गजट कर दिया जाके। तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत एक्विजिशन करा है। ये चीजें, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है यार इसको डिनोटिफाइड करो, तुमने क्या कर रखा है बवाल। और इसमें एक सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं बताता मैं, कोई भी सरकार आई हो 2000 के बाद, यहाँ पे जो भी जितनी भी सरकारें नहीं है, कमोबेश सबने किसानों की स्थिति को ऐसा रखा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि वर्तमान सरकार को डेटाबेस पे जरूर काम करना चाहिए। इनको काम करना चाहिए, कितने 5% के प्लॉट पिछली सरकार ने दिए, कितने हमने दिए, कितने आबादी के विनियमितीकरण उन्होंने किए, कितने हमने किए, तो उनकी डिलीवरी और इनकी डिलीवरी में अगर उन्होंने 100 दिए थे तो ये 2 भी नहीं दे पा रहे हैं।